अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिसर्च रिलेटेड है। इट इज़ ऑन कूडा प्रोग्रामिंग फॉर जीपीयूज। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूडा प्रोग्रामिंग क्या होती है और एक लेमैन के लिए जीपीयू की टर्म क्या होती है। हम इस हार्डवेयर को जानते ज़रूर हैं, ये हमारे लैपटॉप्स के अंदर होता है, हमारे वर्क स्टेशंस के अंदर होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को कि जीपीयू क्या चीज़ होती है। तो हम लोग देखेंगे कूडा प्रोग्रामिंग क्या है, जीपीयू क्या है, और एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे कि कितना ईजियर है इसको अपने रिसर्च के अंदर यूज़ करना और इसके थ्रू कुछ रिजल्ट्स जनरेट करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कूडा है क्या? कूडा आपके पास एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि इन्वीडिया ने डेवलप किया जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए। ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग हम परफॉर्म कहां पर कर सकते हैं? जीपीयूज के ऊपर, जिनको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। एक्चुअल में ये हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड, हमारे वर्क स्टेशन के अंदर मौजूद ग्राफिक कार्ड है। कुछ अरसे पहले तक ग्राफिक कार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग के लिए, ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए और गेमिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन करंटली ग्राफिक कार्ड्स एज जीपीयू यूज किए जाते हैं, जिसको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इनको जीपीयू भी कहा जाता है, मतलब जनरल पर्पस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। वो जीपीयू जो कि पहले सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए थे, उनको अब जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। उनके ऊपर हम लोग अपने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं जो कि बेसिकली पैरेलल के अंदर रन होंगे। तो पैरेलल कंप्यूटेशंस प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए, प्रोसेसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग अपने ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जीपीयू को हमेशा तब यूज किया जाता है जब हम लोग कंप्यूटिंग इंटेंसिव एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहें, जहां पर हम लोग जीपीयू की पावर को यूज करते हुए अपनी कंप्यूटेशंस को पैरेलाइज करना चाहें या एक पैरेलल वे के अंदर परफॉर्म करना चाहें। तो बेसिकली कूडा और इन्वीडिया के जीपीयूज को यूज करते हुए बहुत से एप्लीकेशन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। इसको डीप लर्निंग में यूज किया जा रहा है। डीप लर्निंग के प्लेटफॉर्म जिस तरह के टॉर्च है, टेंसरफ्लो है, उसके अंदर कूडा को यूज करते हुए, कूडा की पावर को यूज करते हुए, जीपीयूज को यूटिलाइज करते हुए इन सारी डोमेन्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आई है। तो ये जो दो लफ्ज यहां पर देखने में आए कि हमने जीपीयू के साथ एनवीडिया का लफ्ज भी यूज किया। तो बेसिकली कूडा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोप्राइटरी है। इसको सिर्फ एनवीडिया के जीपीयूज के ऊपर रन किया जा सकता है। अगर हमारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे वर्क स्टेशन के अंदर एनवीडिया के जीपीयू हैं, तो उनसे पैरेलल कंप्यूटेशंस को अचीव करने के लिए हम लोग कूडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास एनवीडिया जीपीयूज नहीं है, एएमडी या कोई और जीपीयूज हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस के अंदर हमारे पास एक और लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जिसको ओपन सीएल कहा जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं इसको भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ओपन सीएल आपके पास, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओपन कंप्यूटिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग किसी भी जीपीयू के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कूडा क्योंकि ज़्यादा मिच्योर्ड है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में यूज़ की जा रही है, तो हम लोगों को इसका भी पता होना ज़रूरी है। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोगों को अगर सी और सी प्लस प्लस बेसिक लैंग्वेज आती है तो हम लोग उसके थ्रू कूडा और ओपन सीएल दोनों में से किसी को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कूडा स्टैंड फॉर क्या है? कूडा स्टैंड फॉर कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। कूडा के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग परफॉर्म की जा सकती है। जीपीयू को पैरेलाइज वे में यूज किया जा सकता है और अपने एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सी एग्जाम्पल दूं, तो डीप लर्निंग जिसको पहले परफॉर्म करने के लिए डेज चाहिए होते थे, मंथ चाहिए होते थे नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, आज जीपीयूज की वजह से ही पॉसिबल हो सका है कि उसको ऑर्स के अंदर ट्रेन किया जा सकता है एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर को। हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जहां पर एल्गोरिदम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथमेटिक्स का एल्गोरिदम है जहां पर डिफरेंट मैट्रिसेस यूज हो रही हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है। तो ये जीपीयू के ऊपर एक बेस्ट केस सिनेरियो है इसको एक्सेलरेट करने के लिए।
तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल CUDA C++ है क्या, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है C++ का। बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ C++, जो कि अनेबल करती है हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग, जिसका मतलब ये है कि हम लोग एक से ज़्यादा प्रोसेसर या एक से ज़्यादा कोर्स बेस्ड कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग। तो इसकी जो APIs हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं, और हम अपनी बेसिक लैंग्वेज स्किल को यूज करते हुए CUDA लैंग्वेज के ऊपर भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। प्री रैक क्या है, इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए हमें C और C++ का एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली, कि उसके अंदर किस तरह से हम लोग डील करते हैं एक प्रोग्राम के साथ, मेन प्रोग्राम कैसे यूज किया जाता है। हमें GPU का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कोई ग्राफिक रिलेटेड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ C और C++ के एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए, और एक रिसर्च टॉपिक इसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हम लोग बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का, जो कि बेसिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि कैसे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया जाए, ये हम लोग देखेंगे कि एक CUDA को यूज करते हुए एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर कैसे रन किया जा सकता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम लोग मेनली इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि कितना इजी है एक GPU बेस्ड प्रोग्राम लिखना, जिसको GPU पे रन किया जा सकता है। तो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग पे मूव करने से पहले, बेसिकली दो तरह की चीज़ों से हम लोग डील करते हैं इस ओवरऑल सिनेरियो में। होस्ट होता है या डिवाइस होती है। हम लोग जो CPU यूज कर रहे हैं उसको होस्ट कहा जाता है, जो CPU की मेमोरी यूज कर रहे हैं मतलब रैम, उसको होस्ट मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि रैम के थ्रू ही सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं एक CPU के अंदर। इसी तरह हम लोग डिवाइस की बात करें तो GPU को डिवाइस कहा जाता है इस हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग के अंदर, और जो GPU की मेमोरी है उसको डिवाइस मेमोरी कहा जाता है। तो CPU होस्ट है और ये होस्ट मेमोरी रखता है, और GPU डिवाइस है, ये डिवाइस मेमोरी रखता है। बेसिकली हम लोग कोई भी प्रोग्राम डिवाइस के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें होस्ट की कुछ ना कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि GPU एक CPU के साथ ही कनेक्टेड है एक PCI एक्सप्रेस बस के थ्रू। हमें GPU से कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए CPU की कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर होंगी, हमें उसकी सर्विसेज जरूर रिक्वायर्ड होंगी। तो ये एक ओवरऑल प्रोग्राम है। अभी हम लोग प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे भी कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे यूज किया जा सकता है, एक बेसिक टास्क कैसे CUDA के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। उससे पहले आपका कोड डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंट मेन बेस कोड है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का। तो ये एक सीरियल कोड है जो कि स्टेप बाय स्टेप रन होगा। इसी तरह से कुछ और स्पेशल कोड भी होंगे जो कि पैरेलल फंक्शन होंगे, जो हम लोग GPU पे रन कर सकते होंगे। तो ओवरऑल हमारे प्रोग्राम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, जिसमें पैरेलल फंक्शन भी होते हैं, सीरियल कोड भी होता है और पैरेलल कोड भी होता है। तो ये पार्ट जहां पर हम लोग डिफरेंट पैरेलल और सीरियल के कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, यहां पर सीरियल वाला कोड CPU के ऊपर रन किया जाता है एक सिंगल थ्रेड के थ्रू, एक सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट के थ्रू। थ्रेड आपके पास एक बेसिक कंप्यूटिंग यूनिट है, और जिस वक्त हम लोग बात करें कि हमने पैरेलल के अंदर टास्क को परफॉर्म करना है, तो वहां पर मल्टीपल थ्रेड्स यूज किए जाते हैं, मल्टीपल कंप्यूटिंग यूनिट्स यूज किए जाते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ओवरऑल हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग सीरियल और पैरेलल, CPU और GPU को साथ लेके चलने का काम है, क्योंकि कोई भी टास्क हमारे पास एक सिंगल GPU या एक सिंगल CPU के थ्रू हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो एक सिंपल सा प्रोसेसिंग फ्लो जिसका हमें पता होना जरूरी है। हम लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक CPU है, CPU की अपनी मेमोरी है, CPU एज ए कंप्यूटिंग यूनिट है,
और राइट साइड पे हम लोग देख सकते हैं एक जीपीयू है जिसकी अपनी मेमोरी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं जो, और ये सीपीयू और जीपीयू एक दूसरे के साथ पीसीआई बस के थ्रू कनेक्टेड है, जो पैरेलल कंप्यूटिंग, जो हमारे पास पेरिफेरल कंप्यूटिंग इंटरफेस बस है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो भी डेटा, जो भी अरेज, जिन भी मैट्रिसेस के ऊपर, जिन भी वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो आपकी सीपीयू मेमोरी के अंदर, रैम मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। सबसे पहले जीपीयू के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें इनपुट डाटा को सीपीयू से कॉपी करना होता है जीपीयू मेमोरी के अंदर। ये एक नेसेसरी कंपोनेंट है, एक नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी स्टेप है जो परफॉर्म करना जरूरी है। एक दफा जिस भी डेटा पे हम लोग टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो सीपीयू मेमोरी से जीपीयू मेमोरी के अंदर आ जाए, तो उसके बाद उस डेटा को यूज किया जा सकता है, जीपीयू का प्रोग्राम लोड किया जा सकता है जो कि सीपीयू की हेल्प से ही होगा, सारे डेटा को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जिस वक्त डेटा एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा तो फाइनली जो रिजल्ट्स आएंगे जीपीयू से, उनको वापस जीपीयू मेमोरी से उठा के सीपीयू मेमोरी के अंदर कॉपी किया जा सकता है। तो ओवरऑल इस पूरे टास्क के अंदर इनपुट डाटा को कॉपी किया जाएगा जीपीयू मेमोरी के अंदर, जीपीयू प्रोग्राम को लोड किया जाएगा यूजिंग होस्ट या सीपीयू, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, रिजल्ट्स कंप्यूट होंगे और वो रिजल्ट्स फाइनली जीपीयू मेमोरी के अंदर ही सेव हो जाएंगे। रिजल्ट्स को वापस लाना होगा सीपीयू मेमोरी तक ताकि उसे एक होस्ट पीसी के ऊपर रिसीव किया जा सके और उसको आगे यूज किया जा सके अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो सबसे पहले CUDA की कुछ बेसिक्स देख के हम लोग प्रोग्राम की तरफ मूव करेंगे। यहां पर हम लोग एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख सकते हैं जो कि हमारा एक सीपीयू बेस्ड प्रोग्राम है, एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है जो कि हमने C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि जिस वक्त हम लोग जीपीयू बेस्ड प्रोग्राम पे मूव करेंगे तो हम एक कंपैरिजन कर सकें कि डिफरेंस कहां पर आता है। तो यहां पर हम लोग एक इंट मेन बेस्ड फंक्शन देख सकते हैं जिसके अंदर एक प्रिंट एफ के थ्रू कमांड शो करवाई गई है, एक स्टेटमेंट शो करवाई गई है हेलो वर्ल्ड की, नेक्स्ट लाइन के साथ /n से हम लोग देख सकते हैं, और प्रोग्राम को रिटर्न 0 के थ्रू टर्मिनेट किया जा रहा है। इस पूरे पार्ट के अंदर हम ये देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड सी बेस्ड प्रोग्राम है जो कि सीपीयू के ऊपर रन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक लिनक्स की कमांड भी देख सकते हो कि किस तरह कंपाइल की जा सकती हैं। एनवीडिया का कंपाइलर NVCC यूज किया जा सकता है, या GCC जो लिनक्स के अंदर कंपाइलर है वो भी यूज किया जा सकता है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। इसमें कोई डिवाइस कोड नहीं है, ये एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। NVCC लिख के hello_world, हमने इसकी एक्सटेंशन .cu ही रखी है CUDA की, हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और फिर जिस वक्त ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा हम लोग इस प्रोग्राम की आउटपुट को देख सकते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हेलो वर्ल्ड की एक स्ट्रिंग हमें प्रोग्राम में शो करवा दी जाएगी। अब इस प्रोग्राम का बाकी स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर वही हमारा इंट मेन बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा था। इसमें हम लोग कुछ नई चीजें देख सकते हैं। यहां पर इंट मेन के अलावा एक और प्रोग्राम है __global__ के नाम से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वॉइड, इसको एक नाम दे दिया है माई कर्नल, यूजर डिफाइंड नेम है, कुछ भी हो सकता है, और फिर ब्रैकेट्स हैं। अभी हमने इसके अंदर कोई प्रोग्राम डिफाइन नहीं किया। बेसिकली ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि डिवाइस के ऊपर रन किया जाएगा। तो यहां पर हम दो पार्ट देख सकते हैं, एक होस्ट प्रोग्राम है जो कि सीपीयू के ऊपर रन किया जाएगा जो कि इंट मेन से स्टार्ट हो रहा है, और एक ग्लोबल प्रोग्राम है माई कर्नल के नाम से जो कि डिवाइस के ऊपर रन किया जाएगा, मतलब जीपीयू के ऊपर पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो न्यू एलिमेंट देखे, एक ग्लोबल के नाम से आप देख सकते हो और एक माई कर्नल और ब्रैकेट्स के साथ, ट्रिपल ब्रैकेट के साथ है। देखते हैं ये क्या चीजें और क्या पर्पस पे कर रहे हैं, यहां पर प्ले कर रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं ___ ग्लोबल के नाम से ये आपके पास एक मेन फंक्शन है। बेसिकली CUDA के अंदर जब भी हम लोग ___ ग्लोबल ___ लिखते हैं तो ये इंडिकेट करता है एक ऐसे फंक्शन को जो कि डिवाइस के ऊपर रन किया जाएगा, मतलब जीपीयू के ऊपर रन किया जाएगा, और ये एक होस्ट कोड का पार्ट है।
NVCC आपके पास सोर्स कोड को सेपरेट कर लेता है और उसको एक CPU पे रन करता है, मतलब होस्ट के ऊपर, और डिवाइस कंपोनेंट को सेपरेट कर लेता है और उसको रन करता है एक GPU के ऊपर। जो डिवाइस फंक्शन है वो एनवीडिया कंपाइलर हैंडल करता है और जो होस्ट फंक्शन है वो नॉर्मल होस्ट कंपाइलर के थ्रू प्रोसेस कर लिए जाते हैं, जिस तरह GCC कंपाइलर। तो बेसिकली आपका ग्लोबल वाला फंक्शन GPU पे रन होगा और आपका मेन वाला फंक्शन CPU पे रन किया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने देखा था, कुछ डिफरेंट देखा था जो हमने आज तक C++ में देखा हुआ, वो ये था जहां पर हमने कुछ ब्रैकेट्स यूज की हुई थी। ये ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स बेसिकली डिफाइन करती हैं कि होस्ट से डिवाइस की तरफ एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, एक फंक्शन को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये कर्नल लॉन्च को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उस तरह डिवाइस के फंक्शन को लॉन्च करने के लिए या कॉल करने के लिए ये ट्रिपल ब्रैकेट्स यूज की जाती है। और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर 1,1 के नाम से दो पैरामीटर्स लिखे जा रहे हैं, ये कुछ GPU रिलेटेड पैरामीटर्स हैं जिन पे अभी हम लोग शॉर्टली बात करेंगे। तो फिलहाल अगर हम लोग एक फंक्शन को GPU पे रन करना चाहते हैं तो हमें इतना सा ही प्रोग्राम रिक्वायर्ड था, लेकिन एक ब्लैंक प्रोग्राम रन किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने कोई GPU की फंक्शनैलिटी या GPU की पैरेललिज्म को यहां पर अचीव नहीं किया। तो ये हमारे पास वही बेसिक सा प्रोग्राम है जो हमने देखा था। अगर हम लोग इसको रन करना चाहते हैं तो उसी तरह से ये रन किया जा सकता है। इस प्रोग्राम ने कुछ स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग कैसे अचीव की जा सकती है। तो GPU कंप्यूटिंग नाम ही मैसिव पैरेललिज्म का है, जहां पर हम लोग पैरेलली टास्क को परफॉर्म करना चाहें। हम लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग दो इंटीजर्स को अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाता है, और बाद में इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अगर वेक्टर एडिशन परफॉर्म करनी हो, दो अरेज को ऐड करना हो, तो वो कैसे करवाया जा सकता है पैरेलली, जो अभी तक हम लोग C++ में सीक्वेंशियली परफॉर्म करते थे लूप्स के थ्रू। तो ये बेसिकली हमने अपने ग्लोबल फंक्शन को थोड़ा एक्सपेंड किया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल फंक्शन के अंदर तीन अरेज पास की जा रही हैं, A, B, C। A और B के एलिमेंट्स को ऐड किया जा रहा है और फिर उनको ऐड करके रिजल्ट को C के अंदर सेव किया जा रहा है। ये एक सिंपल कर्नल है, एक डिवाइस प्रोग्राम है जो कि GPU पे रन किया जाएगा, जो कि दो इंटीजर्स को ऐड करते हुए, अभी अरेज की बात नहीं की जा रही, इंटीजर्स को ऐड करके एक थर्ड इंटीजर के अंदर सेव करवाएगा। तो बेसिकली जहां पर भी ग्लोबल का कीवर्ड आएगा, इसका मतलब ये प्रोग्राम आपके पास डिवाइस पे रन किया जाएगा। अगर हम लोग इसमें से ग्लोबल वाला कंपोनेंट हटा देते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये एक सिंपल फंक्शन बन चुका हुआ है जो कि हम लोग एक होस्ट के ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इंडिकेट कर रहा है GPU बेस्ड एग्जीक्यूशन को। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर पॉइंटर्स यूज किए गए हैं बेसिकली वैल्यूज को पास करने के लिए, वेरिएबल्स के लिए। ऐड आपके पास डिवाइस के ऊपर रन होगा तो ABC कोई ना कोई डिवाइस मेमोरी के अंदर वैल्यूज को पॉइंट कर रहे होंगे, तो हमें GPU के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करनी होगी, जिस तरह हम लोग होस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये भी हम लोग मेन फंक्शन देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि हम लोग अगर डिवाइस में कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उन वैल्यूज को हमें डिवाइस की मेमोरी में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और उनको यूज भी करना पड़ेगा। तो होस्ट और डिवाइस की दोनों मेमोरी सेपरेट है, ये हमने पहले भी जिक्र किया। डिवाइस पॉइंट करता है GPU मेमोरी की तरफ। जब भी हम लोग कहेंगे डिवाइस मेमोरी तो इसका मतलब GPU मेमोरी की बात की जा रही है। आपके होस्ट कोड से डाटा GPU मेमोरी में पास भी किया जा सकता है और वहां से वापस रिजल्ट्स को कॉपी बैक भी किया जा सकता है। इसी तरह होस्ट मेमोरी की जिस वक्त बात की जाती है तो इसका मतलब है CPU की मेमोरी। इसके अंदर भी डाटा की ट्रांजैक्शन डिवाइस से डायरेक्टली हो सकती है, डिवाइस में कोई डाटा कॉपी भी किया जा सकता है और वापस भी लाया जा सकता है। अगर हम लोग पूरा API की बात करें तो हमने C में कुछ फंक्शन पहले देखे हुए हैं, malloc, free, memcopy के नाम से, जो कि C के बेसिक फंक्शंस थे जिनके थ्रू हम लोग मेमोरी के अंदर कुछ एलोकेशन कर सकते हैं।
एक दफा मेमोरी यूज हो जाए तो उसको फ्री किया जा सकता है, और मेमोरी के दरमियान ट्रांजैक्शंस के लिए मेम कॉपी का फंक्शन यूज किया जा सकता है। ये सी के इक्विवेलेंट फंक्शंस है, सी के बेसिक फंक्शंस है। और अगर हम लोग इनके इक्विवेलेंट फंक्शंस की बात करें कूडा के अंदर, तो malloc की तरह से कूडा malloc का एक फंक्शन है, फ्री की तरह से एक कूडा फ्री का फंक्शन है, और मेम कॉपी की तरह से एक कूडा मेम कॉपी का फंक्शन कूडा की एपीआई के अंदर प्रोवाइड किया गया जाता है। इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं ये हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग दोबारा अपने फंक्शन की तरफ आते हैं। ये ऐड का बेसिक फंक्शन है, इसमें सिर्फ ए और बी दो वैल्यूज पास की जा रही हैं और बाद में उसको ऐड करने के बाद सी में सेव किया जा रहा है। अभी मैं एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहा। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक जीपीयू पे तो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहां पर हमने इंट ए बी सी के नाम से तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए मेन फंक्शन के अंदर। बेसिकली ये सीपीयू वाली कॉपीज हैं, होस्ट कॉपीज हैं एबीसी की। और अगर हम लोग इनको डिवाइस के साथ यूज करना चाहते हैं, मतलब जीपीयू पे भेजना चाहते हैं, जीपीयू पे परफॉर्म करके वापस लाना चाहते हैं, तो हमें इनकी डिवाइस कॉपीज भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमने तीन पॉइंटर्स बेसिकली डिक्लेयर किए, इंट डीए जिसमें डीए रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइस कॉपी ऑफ ए, इसी तरह डीबी डिवाइस कॉपी ऑफ बी, और डीसी डिवाइस कॉपी ऑफ सी। हम लोगों ने अपना ए बी सी तीन जो बेसिक इंटीजर थे उनका साइज डिक्लेयर किया। हम लोग इंटीजर साइज के वेरिएबल के साथ यूज करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं, तो हमने इंटीजर्स के साइज डिक्लेयर किए एक साइज नाम के वेरिएबल में। ये हमें चाहिए होंगे जब भी हम लोग मेमोरीज के साथ एलोकेशंस के साथ डील करना चाहेंगे, ताकि हम लोग ये डिफाइन कर सकें कि जीपीयू में भी जो हमें साइज रिक्वायर्ड है वो इंट साइज का रिक्वायर्ड है, फ्लोट साइज का रिक्वायर्ड है, हम लोग डबल के साथ डील करना चाह रहे हैं या हाफ डेटा टाइप के साथ डील करना चाह रहे हैं, जो कि एक एडवांस टर्म है। तो ए बी सी तीनों मेमोरीज को डिफाइन किया गया कूडा malloc के थ्रू, जो कि एलोकेशंस के लिए यूज किया जाता है जीपीयू मेमोरी के अंदर, डिवाइस मेमोरी के अंदर। उनके साइज डिक्लेयर किए गए कि बेसिकली ये एक इंटीजर साइज के वेरिएबल हैं डीए डीबी डीसी, जो कि कहीं पे हम लोग पास करेंगे डिवाइस मेमोरी के अंदर। दो वेरिएबल थे, एक A2 के A जिसके अंदर 2 वैल्यू सेव कर दी गई, एक B जिसके अंदर 7 वैल्यू सेव कर दी गई। हम लोग इनको नॉर्मली होस्ट के अंदर ऐड करते थे, सीपीयू के अंदर हम लोग इनकी एडिशन परफॉर्म करते थे। अब हम लोग इनको जीपीयू में ऐड करके देखते हैं ताकि हमें पता चल सके जीपीयू के अंदर ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इन ए और बी की वैल्यूज को उठाया गया एंड ए और एंड बी के थ्रू, और इनको उठा के डिवाइस की अंदर पास कर दिया गया कूडा मेम कॉपी के फंक्शन को यूज करते हुए। होस्ट के अंदर से वेरिएबल्स को उठाया गया, डिवाइस के अंदर वेरिएबल्स को पास किया गया। हमने पहले भी बात की थी फ्लो के अंदर कि होस्ट के अंदर से डाटा उठा के डिवाइस के अंदर कॉपी करना पड़ता है। टोटल इस फंक्शन के अंदर 4 पोर्शंस हम लोग देख सकते हैं, 4 पैरामीटर्स देख सकते हैं। सबसे पहले डिवाइस वेरिएबल का क्या नाम है, उसके बाद होस्ट वेरिएबल कौन सा है जो हम उसमें पास करना चाह रहे हैं, साइज क्या है उस वेरिएबल का जो हम पीछे डिक्लेयर कर चुके हैं, और इस फंक्शन में किया क्या जा रहा है, इसमें होस्ट टू डिवाइस कूडा मेम कॉपी किया जा रहा है। ये टर्म है जो हमें एज इट इज यूज करनी पड़ेगी, कीवर्ड है कूडा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस, मतलब हम लोग होस्ट से वेरिएबल को उठा के डिवाइस के अंदर कॉपी कर रहे हैं डाटा को। जब हम लोग रिजल्ट्स वापस लाएंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा कूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट का फंक्शन। अब हम लोग सिंपल जीपीयू के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो हमने लिखा ऐड, जो कि उसका नाम था अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल ऐड के नाम से। उसमें हमने 1 पैरामीटर पास किया। अभी हम लोग को पता होना जरूरी नहीं है कि ये 1 क्या है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। हमने तीनों वेरिएबल्स पास किए डीए डीबी और डीसी के नाम से। ए और बी की वैल्यूज बेसिकली लेके जाई जाएंगी जीपीयू के ऊपर, उनको परफॉर्म किया जाएगा। अभी पैरेलली नहीं है, अभी ये सिंगल सीक्वेंशियली परफॉर्म किया जाएगा, और उस वैल्यू को डीसी के वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया जाएगा, जो कि हमने उसकी मेमोरी एलोकेट की है। एक दफा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो दोबारा से डिवाइस के डाटा को उठाया जा सकता है, जो कि सी के वेरिएबल के अंदर सेव है, और इसको लाके वापस होस्ट के अंदर
सेव किया जा सकता है। तो हम लोगों ने डिवाइस के डाटा को d_c से उठाया, इसको लाके वापस होस्ट मेमोरी के अंदर कॉपी कर दिया, जो कि हमारी बेसिक फ्लो थी, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज किया ये है CUDA memcopy डिवाइस टू होस्ट। आपका जो भी डाटा जीपीयू पे परफॉर्म हुआ है वो वापस होस्ट पे आ चुका हुआ है। अब हम लोग CUDA की मेमोरीज को फ्री कर सकते हैं। CUDA फ्री d_a, d_b और d_c यूज करते हुए काफी ऐसे फंक्शंस आते हैं जहां पर हमें मेमोरी साथ साथ फ्री करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम लोग एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर, कॉन्वोल्यूशन, पूलिंग वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं CUDA के ऊपर, ताकि हम लोग उसके बेसिक प्रोग्राम खुद से लिख सकें, उसके फंक्शन खुद से लिख सकें, ताकि एक ट्रेन नेटवर्क जीपीयू पे रन किया जा सके, उस वक्त हमें साथ साथ मेमोरी को फ्री भी करना पड़ता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम था जिसने दो वेरिएबल्स को ऐड किया और उनको ऐड करने के बाद रिजल्ट को सेव किया थर्ड वेरिएबल में, लेकिन ये परफॉर्म किया गया होस्ट के ऊपर नहीं, डिवाइस के ऊपर, मतलब जीपीयू के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें कि ये प्रोग्राम पैरेलल में कैसे रन किया जा सकता है, तो जीपीयू के आर्किटेक्चर के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। अभी देखेंगे ये ब्लॉक्स क्या चीज होते हैं, फाइनली कंक्लूड हम लोग इसी चीज पे करेंगे। जीपीयू कंप्यूटिंग आपके पास मैसिव पैरेललिज्म का नाम है, जिसमें एक कोड को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जिस वक्त हम लोग 1 1 लिख रहे थे, इसके अंदर दो टर्म्स हम देख सकते हैं 1, 1। इसमें फर्स्ट वन ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वन थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग सिर्फ ऐड को किसी एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करने के बजाय अगर n लिख देते हैं तो इसका मतलब n टाइम्स पैरेलल के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर दो। मतलब हम लोग n ब्लॉक्स के थ्रू, जीपीयू के n ब्लॉक्स के थ्रू ये चीज परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यही जो एक सिंगल वेरिएबल बेस एडिशन थी, इससे वेक्टर एडिशन करवाई जा सकती है पैरेलल। पैरेलल हम लोग यूज कर रहे हैं इसका, जिस वक्त हम लोग पैरेलल यूज का मतलब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ब्लॉक्स या थ्रेड्स की हेल्प लेने जा रहे हैं। अभी हम लोग ब्लॉक की बात कर रहे हैं। बेसिकली मैं अगर अभी एक शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवा दूं तो जीपीयू का सबसे स्मॉल यूनिट होता है थ्रेड। जब थ्रेड्स को कंबाइन कर दिया जाए, मल्टीपल थ्रेड्स को, तो ये बनता है ब्लॉक। और जिस वक्त मल्टीपल ब्लॉक्स की बात की जाए तो ये बनता है ग्रिड। तो ओवरऑल हम लोग ये पूरी कंप्यूटेशन एक सिंगल वेरिएबल वाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग एक सिंगल अरे वाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग 2 डायमेंशनल पैरेलल कंप्यूटेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनल भी जीपीयू के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है। जितना फास्ट हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं उतने रिसोर्सेज को हम लोग इन्वॉल्व करते जाएंगे। तो अब हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर हमने अरेज की फॉर्म के अंदर ही तीनों C-A-B को यूज किया, और इस यूज के अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया एक जीपीयू का अपना फंक्शन ब्लॉक आईडी x x। बेसिकली ये डिफाइन ये कर रहा है कि अब हम लोग यहां पर जीपीयू के ब्लॉक यूटिलाइज करने जा रहे हैं, और यहां पर अरे की जो इंडेक्सिंग है, अरे की जो लोकेशंस हैं, वो ब्लॉक वाइज हैंडल की जाएंगी। तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक जीपीयू के ऊपर ब्लॉक्स को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग 4 वेरिएबल्स के साथ डील करना चाह रहे हैं, A0 B0 की वैल्यू C0 में, A1 B1 की वैल्यू C1 में, इसी तरह से आगे बाकी वैल्यूज को भी इसी तरह डील करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इनको मल्टीपल ब्लॉक्स के ऊपर पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज इंडिपेंडेंट है, इनको उठाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, और रिजल्ट्स को इंडिपेंडेंटली सेव किया जा सकता है पैरेलली। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट के अंदर हमने प्रोग्राम में सिर्फ यही बेसिक सा चेंज किया कि उसमें हमने ब्लॉक आईडी x का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। हम लोग यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशंस के अंदर ब्लॉक्स को यूज करने जा रहे हैं और पैरेलली ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, हमने उसी फंक्शन के अंदर वही 3 वेरिएबल्स हैं A B C होस्ट कॉपीज, इसी तरह डिवाइस कॉपीज हैं DA DB DC। 512 ब्लॉक्स को हम लोग, या 512 वेरिएबल्स की अरे को हम लोग यहां पर यूज करने जा रहे हैं। हम लोगों ने साइज डिक्लेयर किया, वही साइज ऑफ इंट, लेकिन यहां पर अब वैल्यूज आपके पास
सिर्फ एक सिंगल इंटीजर के लिए नहीं है, मतलब हम लोग 512 अरेज की वैल्यूज को यूज करने जा रहे हैं। तो हमने टोटल साइज डिक्लेयर किया जो जीपीयू के अंदर यूज किया जाएगा, 512 इंटू इंटीजर साइज की वैल्यूज यूज की जाएंगी, 512 इंटीजर्स यूज किए जाएंगे डिवाइस मेमोरी के अंदर। CUDA malloc के फंक्शन को यूज करते हुए हमने डिवाइस की एलोकेशंस की और साइज डिफाइन किया कि 512 इंटीजर्स की एक अरे जो है वो DA की यूज की जाएगी, 512 इंटीजर्स की अरे DB की, और इसी तरह रिजल्ट सेव किया जाएगा 512 इंटीजर्स की वैल्यूज C के अंदर। अब हमें अरेज की वैल्यू चाहिए थी, ये हम लोग कहीं से उठा भी सकते थे, लोड कर सकते थे किसी फाइल के अंदर से। हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने होस्ट कॉपीज डिक्लेयर की malloc के फंक्शंस के थ्रू, और उसके अंदर कुछ रैंडम इंटीजर्स की वैल्यूज डिक्लेयर कर दी। A के अंदर 512 रैंडम वैल्यूज, B के अंदर 512 रैंडम वैल्यूज। ये हम लोग कहीं से लोड भी कर सकते थे और अपनी एक इमेज को लोड करते हुए उसकी वैल्यूज को भी यूज कर सकते थे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने दो इंटीजर्स की अरे A और B डिक्लेयर की होस्ट के अंदर और उनके अंदर रैंडम वैल्यूज डिक्लेयर कर दी एज एन सैंपल प्रोग्राम। अब हम लोग देख सकते हैं वही प्रोग्राम उसी तरह से आपको मेन डिफाइन करना होगा। बेसिकली आपका पूरा प्रोग्राम दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक डिवाइस कोड, एक होस्ट कोड। दोनों एक ही फाइल के अंदर सेव किए जा सकते हैं और उनको कंपाइलर पे रन किया जा सकता है, लेकिन डिवाइस कोड कॉल तब होगा जब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर से इन सारी चीजों को कॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो A की सारी 512 वैल्यूज थी वो DA के अंदर होस्ट टू डिवाइस कॉपी कर दी गई CUDA डिवाइस मेमोरी के अंदर। इसी तरह B की 512 वैल्यू होस्ट से डिवाइस के अंदर CUDA मेम कॉपी के थ्रू कॉपी कर दी गई। और अब हम लोग ऐड के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, हमने 1 की जगह पे n लिख दिया, जिसका मतलब हम लोग 512 ब्लॉक्स पैरेलल के अंदर यूज करने जा रहे हैं। हमने कर्नल को लॉन्च कर दिया, 512 पैरेलल ब्लॉक्स को यूज करते हुए A और B की वैल्यूज को ऐड किया जाएगा और रिजल्ट C के अंदर सेव किए जाएंगे। तो बस इतना सिंपल ही हमने पैरेलली एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया 512 पैरेलल ब्लॉक्स को यूज करते हुए। हम लोग रिजल्ट को वापस लाना चाहते हैं तो हमने D_C से वैल्यूज को उठाया, डिवाइस की कॉपी को उठाया जो डिवाइस पे कंप्यूट हुआ है और उसको होस्ट कॉपी के अंदर सेव कर दिया डिवाइस टू होस्ट के फंक्शन को यूज करते हुए। इसके बाद हम लोग अपनी होस्ट मेमोरी को भी फ्री कर सकते हैं अगर हम लोग मेमोरी कंस्ट्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, और हम लोग जीपीयू मेमोरी को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था। इसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं अपनी बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके ट्यूटोरियल बहुत इजीली अवेलेबल है कहीं पर भी, कि हम लोग किस तरह से अपने जीपीयू के ऊपर एक विजुअल स्टूडियो यूज करते हुए या लिनक्स के अपने कंपाइलर यूज करते हुए हम लोग एक CUDA कोड कंपाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थ्रेड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने माइनर सा चेंज कर दिया। आप देख सकते हो एक ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स होते हैं, बेसिकली थ्रेड्स से मिलके एक ब्लॉक बनता है। अभी हम लोग वो इस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको इंडिविजुअली देख रहे हैं। पहले हमने ब्लॉक देखा था, अब यहां पर आप थ्रेड देख सकते हो, थ्रेड ID x.x। हमने A की वैल्यूज को भी इंडेक्स कर लिया थ्रेड ID x.x के थ्रू, B की भी और C की वैल्यू को भी। अभी हम लोग जो थ्रेड्स भी यूज कर रहे हैं वो सिंगल डायमेंशन यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग मल्टीपल डायमेंशन में जाना चाहें तो यहाँ पे थ्रेड ID x के बजाय y z हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर भी डील कर सकते हैं। तो हमने प्रोग्राम को रिप्लेस कर दिया थ्रेड ID x को यूज करते हुए ब्लॉक ID x को रिप्लेस करते हुए। अब अगर हम लोग देखें कि मेन के अंदर क्या चेंज आएगा तो ओवरऑल पूरा प्रोग्राम सेम है। उसी तरह ABC होस्ट में कॉपीज डिक्लेयर की गई, डिवाइस कॉपी DA DB DC डिक्लेयर की गई, 512 इंटीजर्स का एक साइज डिक्लेयर किया गया क्योंकि वो CUDA malloc में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एलोकेशन के अंदर। एक दफा एलोकेशन डिक्लेयर कर दी डिवाइस कॉपीज तो हम लोगों को होस्ट की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी जो हमने जिस पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है वो हम कहीं से लोड कर सकते हैं, उनकी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद हम लोगों ने होस्ट से डिवाइस के अंदर वो वैल्यू पास कर दी और अब हमने 512 पैरेलल थ्रेड्स को यूज करते हुए एडिशन परफॉर्म कर ली।
जैसे ही हमने 1, n लिखा तो अब ब्लॉक पैरेलल में यूज नहीं किए जा रहे हैं, अब थ्रेड्स को पैरेलल के अंदर यूज किया जा रहा है। DA DB की वैल्यूज जो कि अब डिवाइस में पहुंच चुकी हैं, उनके ऊपर एक कर्नल लॉन्च किया गया जो कि पैरेलल थ्रेड्स को यूज करते हुए एडिशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट्स को DC के नाम से, जो डिवाइस की कॉपी है, वेरिएबल एलोकेट हमने किया था उसमें सेव कर देगा। इस रिजल्ट को हम वापस ला सकते हैं डिवाइस से होस्ट के अंदर, डिवाइस टू कॉपी का फंक्शन यूज करते हुए, डिवाइस टू होस्ट का फंक्शन को यूज करते हुए, और इसके बाद होस्ट की सारी मेमोरीज भी क्लियर की जा सकती हैं और पूरा की भी सारी मेमोरीज को क्लियर किया जा सकता है। हमने इंडिविजुअली तो देखा कि हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स यूज कर लें या मल्टीपल ब्लॉक्स यूज कर लें, लेकिन इसका जो एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें ये दोनों चीजें कंबाइन की जा सकती हैं, हम देख सकते हैं थ्रेड एक सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट है, एक ब्लॉक मल्टीपल थ्रेड से मिलके बनता है और मल्टीपल ब्लॉक्स मिलके एक ग्रिड को डिक्लेयर करते हैं। तो ये पूरा एक 3 डायमेंशनल व्यू है। हम इस 3 डायमेंशनल व्यू को यूज करते हुए फर्दर पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं और इस पैरेललिज्म को अचीव करते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं, इस स्लाइड के अंदर आज के कंटेंट्स में हमने डिस्कस नहीं करना था कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। वो हम लोग बेसिक जो हमने पीछे स्लाइड्स देखी उनको फॉलो करते हुए आगे यूज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। बेसिक पर्पस जो आज का हमने डिस्कस करना था इस लेक्चर के अंदर, वो CUDA का बेसिक फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, उसके अंदर ये जो नई टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं इनसे क्या मुराद है, और GPU की मेमोरी को किस तरह से डील किया जा सकता है। तो बेसिक बताने का पर्पस ये था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी इजी है अगर हमें C++ आता है। ये एक डोमेन है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं अपने MS थीसिस के अंदर, PhD थीसिस के अंदर, जहां पर हम लोग एक्सेलरेशन के साथ डील करना चाहते हैं। इनवर्स काइनेमेटिक एक एल्गोरिदम है फॉर एग्जांपल, जो कि मैट्रिसेस के थ्रू या इंडिपेंडेंट वैल्यूज के थ्रू वैल्यूज को उठाता है और फिर एंगल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करता है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू से। कार्टेशियन वैल्यूज लेके उसको एंगल्स में कैलकुलेट करता है, सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, हम लोग इसको GPU पे रन करते हुए पैरेलली ये परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो एक फिल्टर आपके इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स के ऊपर रन होता है और कुछ फिल्टरिंग के मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करता है। ये भी आपके पास इसी तरह से ग्रेड्स और ब्लॉक्स को कंबाइन करते हुए पैरेलली यूटिलाइज किए जा सकते हैं और इमेज प्रोसेसिंग फास्टर की जा सकती है। तो कोई भी एल्गोरिदम जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, जिनको हम लोग डील कर सकें, जिनके अंदर अरेज हैं, जिनके अंदर मैट्रिसेस हैं, उनको हम लोग कुछ बेसिक सी टेक्निक्स यूज करते हुए हम CUDA प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम अपने C++ के प्रोग्राम को इस CUDA प्रोग्राम से टाइमिंग को कंपेयर करते हुए अपने थीसिस के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और एक न्यू डायरेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।